हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीचर 3.0 और सच क्षमता परीक्षा 2024 के एग्जाम में आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर रखा है और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कोची, पटना, मदुरै या ऑप्शन डी इलाहाबाद, जिसे अभी आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले के मुख्यालय नगर को माना जाता है, जो आपके भारतीय प्रायद्वीपीय में प्राचीनतम बसे शहरों में से एक माना जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, मदुरै, जो आपके तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है ए आर रहमान, भानु अथैया, सत्यजीत रे या ऑप्शन डी गुलजार। इसमें आप लोग गलती करोगे, मुझे पता है, तो सोच समझ कर आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भानु अथैया एक भारतीय फिल्म पोशाक डिजाइनर है जो 1982 में गादी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ए आर रहमान को भी ऑस्कर दिया जा चुका है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि आपको पूछा गया था प्रथम भारतीय व्यक्ति के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, रोबिन्सन क्रूसो उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है सलमान रुश्दी, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल ड्रेफा या ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डैनियल ड्रेफा द्वारा रोबिन्सन क्रूसो उपन्यास लिखा गया था। ये भी सवाल आपको बताने कि सलमान रुश्दी ने कौन सा पुस्तक लिखा था। तो याद रखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन, याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है आपके सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया था। जोनाथन स्विफ्ट ने कौन सा लिखा था? तो जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल्स एंड मोडेस्ट प्रोपोजल आपके पुस्तक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा गया था। और विलियम शेक्सपियर आपने नाम सुना होगा, इनकी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जैसे कि मैकबेथ, हैमलेट, ये सब इनकी विलियम शेक्सपियर द्वारा पुस्तक लिखी गई मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि धोती गमछा डैश का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है? मेघालय का, नागालैंड का, असम का या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। बिहार भी इस ऑप्शन में हो सकता है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों आपके धोती गमछा आपके बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, बात की जाए असम की, तो असम के स्वदेशी वस्त्र को प्रतीक धोनी धोती और गमछा माना जाता है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, आपको पता होगा, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आपके आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव है जहां के तेलुगु वैष्णव कवि सेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में देखने को मिलता है, जिसे आप बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी आप जानते हैं?
पहला ऑप्शन है असम, नई दिल्ली, कोलकाता या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कोलकाता में, जिसमें आपको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपके वन और जलवायु परिवर्तन को मंत्रालय के अधीन माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। बीपीएससी ने इस कम से कम 3 बार ये सवाल पूछ लिया है अलग-अलग पेपर में। तो याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर आपके राष्ट्रीय उद्यान है तो आपके मध्य प्रदेश में है। टोटल मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इसे याद रखिएगा। जैसे कि कान्हा, पन्ना, सतपुरा, बागवारा, माधो, ये सारे कुछ फेमस आपके वन राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें सबका नाम याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है निम्नलिखित में किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? जिसे आप डब्ल्यू डब्ल्यू लिखते हो, तो आपको बताना है कि डब्ल्यू डब्ल्यू जिसे आप फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो 1989 में किसने इसका आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन है एस्ट्यू, ऑप्शन बी है चार्ल्स, ऑप्शन सी है टीम या ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब जिसे डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक आपके टीम बंसी ली को माना जाता है, जिन्होंने 1989 में इसके आविष्कार किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? जो आपकी ब्लड होती हैं और आपके जो हार्ट का जो ब्लड होता है उसको दूर करने वाले नलिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। सीरा, धमनी, लसिका या ऑप्शन डी आसंधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो रुधिर वाहिनियाँ हृदय से लेकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं उन्हें धमनियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सीरा क्या होता है? तो याद रखिएगा जो रुधिर वाहिनियों शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय हृदय के पास वापस लाती हैं, उन्हें सिरियाए कहते हैं। ठीक है? और उसमें सबसे ज़्यादा आपके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है CO2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है पौधों में जाइलम की प्रेजेंट में निम्नलिखित में क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ की वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। तो पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जाइलम एवं फ्लाइम मौजूद होते हैं, जिसमें से जाइलम मुख्य रूप से पौधों की जड़ों से जलों की पत्तियां और शाखाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? काफ़ी बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। तो ये आपको बताना है कि कौन से तत्व का कौन सा एलिमेंट का परमाणु संख्या आपका 12 होता है। पोटासियम में कितना होता है? तो पोटासियम का 19 होता है, एल्युमिनियम का आपका 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और सोडियम का 11 होता है। तो आपसे 12 पूछा गया है, तो 12 किसका है? मैग्नीशियम का है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त माप को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जाइरोस्कोप, थर्मोमीटर, ओम मीटर या ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक मापक यंत्र है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा निम्नलिखित में कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? आपने क्लास 6 से आपने वेक्टर स्केलर क्वांटिटी पढ़ते आ रहे होंगे, तो काफ़ी आसान सा सवाल है और ऐसे पेपर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें
आप लोग बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। तो ऑप्शन है कार्य, बल, विस्थापन या ऑप्शन डी वेग। तो कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है? जो भौतिकों में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वो वस्तु बल की दिशा में चेंज हो जाए। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो कहते हैं तो उसको बल के कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? अगर आपने बैंक में जाते हो तो आपने देखा होगा डीडी, ठीक है? तो आपको बताना है कि बैंकर चेक किसे कहा जाता है? आईपीओ को, डीडी को, एफडी को या ऑप्शन डी आरडी को? आईपीओ कहाँ होता है? आईपीओ आपके शेयर मार्केट में होता है। जब कोई कंपनी, जैसे कोई आपका रिलायंस कंपनी है, अगर वो शेयर शेयर मार्केट में आती है तो उसका आईपीओ आता है, ठीक है? जो आपकी कंपनी लिस्टिंग होती है शेयर मार्केट में तो उसे आईपीओ के नाम से जानते हैं। डीडी आपका बैंकर्स चेक जिसे आप डिमांड ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एफडी आपको पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आप बैंकों में पैसा जमा करते हो उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? आरबीआई, सेबी राजकोषीय नीति तैयार करता है। याद रखिएगा, राजकोषीय नीति तैयार करता है, आपको बताना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन आपको कराए जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, कोई भी कंटेंट होता है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया जाता है। आप उसमें अपडेट हो सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला ऑप्शन है आईआरडीए और ऑप्शन डी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ये राजकोषीय नीति तैयार करता है। इसके अलावा ये कराधान, वित्तीय संस्थाओं, पूंजी बाजार, ये सारा चीज़ आपके वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए ये बताइए कि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन है? अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन है अभी प्रेजेंट में, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है? इनका नाम जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 16। पाल घाट निम्नलिखित में किन राज्यों को मिलाता है? गोवा और महाराष्ट्र को, केरल और कर्नाटक को, तमिलनाडु और केरल को या ऑप्शन डी मिजोरम और मणिपुर को? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पालघाट नीलगिरी कहाँ पर देखने को मिलता है। तो पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में देखने को मिलता है। ये पश्चिमी घाट श्रेणी की धारा है जो केरल को, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु और केरल को एक दूसरे को जोड़ता है पालघाट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है और आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है कि एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन है? याजंगी, इनेसी, सिंधु या ऑप्शन डी मेकांग? तो इसमें इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, बात की जाए एशिया का तो एशिया का सबसे बड़ा नदी आपका याजंगी है, जो सिकोंग से निकलकर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है, जो आपके चीन सागर से गिरती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई इसकी 6300 किलोमीटर बताई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो चीन की नदी मानी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोवी, टकलामकान या ऑप्शन डी काराकोरम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा गोबी मरुस्थल संसार का पांचवा बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान माना जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र में और मंगोलिया के अधिकांश क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा ठंडा मरुस्थलों में से एक माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और आपके चीन में ये देखने को मिलता है, जो चीन जो आपके तिब्बत का जो एक इलाका है, जो तिब्बत जो तिब्बत के हिस्से को चीन ने कब्जा किया है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है गोबी मरुस्थल, जो सबसे ज़्यादा ठंडाओं में से माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोआब का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, या ऑप्शन डी दो समुद्र के बीच की भूमि। बात कीजिए दोआब की, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान हिमालयी नदियों को मैदानों के क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत में गंगा के मैदानी इलाकों का विस्तार खादर और बांगर क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब के नाम से जानते हैं और इसे याद रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है और आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेटल, कोर, मैग्मा, या ऑप्शन डी क्रस्ट। काफ़ी आसान सा सवाल है। आपने जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूप्रपट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंस सोंग भारत आया था? ये सवाल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कितनी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा हैंसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 629 से लेकर 643 ईस्वी के बीच आपके हैंसोंग हर्षवर्धन का टाइम भारत में रहा था। टोटल आपके 15 वर्षों तक इंडिया में इसने रहा था और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा की ग्रहण की थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो याद रखिएगा हैंसंग ऐसा भारतीय चीनी नागरिक था जिन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, जो 629 से लेकर 643 ईस्वी माना जाता है। टोटल 15 वर्ष आपके भारत में रहा था। जहांगीर किसके साथ विवाहित थे? मेहरुनिसा, हजरत महल, जोधाबाई, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जहांगीर ने मेहर उन्नीसा से निकाह 1611 में किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और याद रखिएगा जिसको उन्होंने नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि भी प्रदान की थी आपके जहांगीर ने। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित माना जाता है? ये भी पेपर में आपके करंट में सवाल ये DSSP में पूछा गया था और कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में किस विद्रोह से रिलेटेड माना जाता है? मोपाला विद्रोह 1921 से, पाइका विद्रोह 1817 से, गोंडा विद्रोह 1941 से, या ऑप्शन डी सिपाही गदर परिवर्तन से 1857। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 10 मई 1857 को शुरू हुई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि शीघ्र पूरे देश में फैल गई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जिसे हम गद्दर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 24 है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869, 1879, 1889, या ऑप्शन डी 1899। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो।
महात्मा गांधी के जन्म के बारे में, तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म वर्तमान में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। जिनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम आपके करमचंद्र गांधी था और उनके माताजी का नाम पुतली बाई था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी, बाबा आमटे, विनोबा भावे या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो पहले पता होना चाहिए कि भूदान आंदोलन का स्टार्ट सबसे पहले कब हुआ था? तो 1951 में इसका आंदोलन स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा, जो आपके तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, विनोबा भावे। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्देशित करता है? आर्टिकल 80, आर्टिकल 343, आर्टिकल 51 या ऑप्शन आर्टिकल 356। तो मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 42वें संविधान में संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान संविधान के भाग 4 ए में अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल ए को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बच्चे को पता होता है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत के पहले कौन थे। पहला ऑप्शन है संजीव रेड्डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस राधाकृष्ण, अब्दुल कलाम आजाद। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो आपके सिवान के रहने वाले थे, ठीक है। और बात कीजिए उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति आपके कौन बने थे? तो आपके एस राधाकृष्ण, जो आपके 1952 से लेकर 1962 तक आपके उपराष्ट्रपति के पोस्ट पे ये निर्धारित थे। और इनका जन्म दिवस 5 सितंबर के भारत के शिक्षा दिवस के रूप में आप मनाते हो। और इनको भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है 1954 में। ये सारे पॉइंट आपके सर्व राधाकृष्ण प्रथम के बारे में था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 150, 200, 250 या ऑप्शन डी 300। तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जो कि संविधान में अनुच्छेद 80 में आपको देखने को मिलता है कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी 238 आपके सदस्य जो होते हैं आपके राज्यों से और संघ केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। वही बात की जाए राज्यसभा में वर्तमान समय में कितनी सदस्य होती हैं, तो अभी वर्तमान में आपका 245 सदस्य अभी आपके 2023 और 24 में आप भी 245 आपके राज्यसभा में सदस्य हैं। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था स्टार्ट भारत में? तो याद रखिएगा 1952 में पहली बार आपके राज्यसभा का प्रथम वर्ष चला था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? मतलब आपको बताना है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान देश का प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज को स्थापना हुई। और द्वितीय राज्य कौन था? तो आपका द्वितीय राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो राजस्थान। दूसरा कहाँ? आंध्र प्रदेश। ये सारे 2 पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि पंचायत किस आर्टिकल में बताई गई है। तो आर्टिकल 40 में आपके पंचायत के बारे में आपको बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया गया। दूसरे राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई अनुपात क्या होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपके राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई
या अनुपात क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 3:1, 4:1, 4:2 या ऑप्शन डी 3:2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग ये बताइए कि भारत में जो आपके अशोक चक्र होते हैं उसमें तिलियाँ कितनी होती हैं? तो याद रखिएगा, आप लोग को अगर एग्जाम में पूछ ले कि अशोक चक्र में टोटल तिलियाँ कितनी होती हैं, जैसे आप यहाँ तिलियाँ देखते हो, वो तिलियाँ कितनी होती हैं, अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। उसमें आपके 24 तिलियाँ देखने को मिलती हैं। और उसमें कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज में आपके 3 रंग होते हैं। आपने अभी आपका 26 जनवरी बीता है, तो आपको पता होगा कि 3 रंग होते हैं कौन कौन से? केसरिया, श्वेत और हरे रंग से आपका भारत का जो झंडा होता है, जो ध्वज होता है, उसमें 3 रंग से बना होता है। और उसका रेशियो क्या होता है? 3:2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में भारत की उपदेष्टा में खाद्य और कृषि संगठन FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हुआ था? रोम में, वाशिंगटन में, जिनेवा में या ऑप्शन डी नैरोबी में? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हो FAO को। तो आपको बताना है इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हुआ था। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन आपका रोम में हुआ था। रोम कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो रोम आपके इटली के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और FAO का इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। इसके मुख्यालय जो है आपके इटली में देखने को मिलता है, रोम में। तो इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मद्रास या ऑप्शन डी IIT जोधपुर। बस इसके पास और 3 क्वेश्चन है। उस 30 क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेट में आपके 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन IIT मद्रास द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? इस सवाल को रट्टा मार लेना, ये सवाल काफ़ी बार आपके पेपर में आ भी सकता है और पूछा भी जा चुका है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या ऑप्शन डी केरल। तो जनवरी 2023 में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात की गई थी और उसके लिए कानून भी बनाया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को, रतन टाटा को, अनिल अंबानी को या ऑप्शन डी आधार पूनावाला। आधार पूनावाला कौन है? जिसने वैक्सीन बनाया था। नीता अंबानी आप जानते हो, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के भाई हैं और रतन टाटा को आप सब कुछ जानते हो। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर पूनावाला को प्रदान किया गया, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। जिसने आपके कोरोना जब आया था, तो आपको जो वैक्सीन जो दिया गया था, तो आपके पूनावाला जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा आपका वैक्सीन बनाया गया था। इसीलिए उनको डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में संजीव संजनाल की पुस्तक रिप्राइजिंग द ऑर्डर स्टोरी ऑफ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू हैं और आपके क्या बोलते हैं,
राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह आपके अभी जो आपके क्या नाम है यार? मैं भूल रहा हूँ राजनाथ सिंह आपके आप लोग बताएँ राजनाथ सिंह कौन है? आपके जो भी यहाँ पर जितने भी हथियार-वथियार जो भी होते हैं, मैं एक्चुअली वर्ड में मिस कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको पता होगा कि तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमित स्वाद द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल जाते हो। मुझे राजनाथ सिंह मुझे याद नहीं आ रहा। राजनाथ सिंह आपके कौन से मंत्री हैं जो आप इससे पहले आपके अमित शाह मंत्री थे, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक्चुअली मैं इनका नाम भूल रहा हूँ राजनाथ सिंह के। ठीक है? तो आज की वीडियो में टोटल हमने 35 क्वेश्चन किए। आउट ऑफ 35 आपके स्कोर क्या रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अगर आप 40 में 20 प्लस नंबर लेकर आ जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपका कटऑफ जो होता है काफ़ी आपका स्कोरिंग और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा और सारे क्वेश्चन को बार-बार रिपीट कीजिए और जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन 35 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हो, तो आसानी से आप 40 में आपका स्कोर 25 प्लस आराम से ला सकते हो। तो डेली वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले, तो वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और आपको एक और अपडेट बता दूँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की या क्लास 1 टू 5 या 6 टू 8, 9 टू 10, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज़ नोट्स आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। क्योंकि ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में और आपके बीपीएससी आयोग द्वारा साफ कह दिया गया है। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम तक कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कर दो, हर ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो। और पहली बार विज़िट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि डेली आपको वीडियो अपडेट मिल जाएगा। ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना।